हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये है 10 अक्टूबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इनको कवर करते रहिएगा आप। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सजेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज चल रही है एफआरओ मेंस के लिए, आप तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए और फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी निकली है उत्तराखंड में, उसके लिए भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया तो उत्तराखंड में आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, सभी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो पाएगी। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 अक्टूबर करंट अफेयर्स। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से। तो दाऊदी बोहरा इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम कम्युनिटी का एक समुदाय है, एक माइनॉरिटी समुदाय है जो काफ़ी हाशिए पर है और उसके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो दाऊदी बोहरा मेंबर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के शिया सेक्ट, यानी कि शिया जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें से एक कम्युनिटी है दाऊदी बोहरा। देयर लीडर इज़ नोन एज द अलदाई अल मुतलाक। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि लीडर को अलदाई अल मुतलाक कहते हैं। फॉर ओवर 400 ईयर्स द लीडर हैज़ बीन बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। 400 सालों से ऐसा हो रहा है, पिछले 400 सालों से, कि इनके जो लीडर हैं वो भारत से बाहर ही रहते हैं, यानी कि बाहर किसी देश में रहते हैं और उनको ही अपना लीडर मानते हैं। इंक्लूडिंग द करंट एंड द 53rd लीडर हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। तो ये 53वें इनके लीडर हैं। अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स, यानी कि बोहरी जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, अराउंड 1 मिलियन मेंबर, यानी करीब करीब 10 लाख लोग जो हैं इस कम्युनिटी के हैं, जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। द लीडर ऑफ द कम्युनिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेंबर्स एज हैविंग द राइट टू एक्सकम्युनिकेट इट्स मेंबर्स। तो यानी कि समुदाय के जो नेता हैं उनको सदस्यों द्वारा अपने सदस्य को बहिष्कृत करने का अधिकार की मान्यता दी जाती है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर किसी पर्सन ने कुछ काम गलत किया है और उसका पर्सन को कम्युनिटी से बाहर निकालना है तो उसको निकाला जा सकता है। द लीडर ऑफ द कम्युनिटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रैक्टिस बीइंग एक्सकम्युनिकेटेड इंक्लूड्स नॉट बीइंग अलाउड टू एक्सेस अ मॉस्क। अब देखिए, मान लेते हैं अगर किसी पर्सन को बहिष्कृत कर दिया गया है, बहिष्कार कर दिया किसी पर्सन का, या उसको बाहर निकाल दिया गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि उसको एक तो मस्जिद में नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि जो उस धर्म की जो मॉस्क है उसमें नहीं उसको जाने दिया जाएगा, और जो ब्यूरल ग्राउंड्स हैं वहाँ पे उनको नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि जहाँ पर उनको दफनाया जाता है वहाँ पर भी उनको नहीं जाने दिया जाएगा। अमंग दोज हु हैव फेस्ड एक्सकम्युनिकेशन इन द पास्ट वर पीपल हु कंटेस्टेड द हेडशिप ऑफ द लीडर्स। नेक्स्ट आता है रूल फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स। तो GS2 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले कि क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रूल्स हैं, यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस से न्यूज़ आ रही है कि गवर्नेंस को, सुशासन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सरकार क्या क्या नए नए कदम उठा रही है। तो 19 सितंबर को गृह मंत्रालय ने कुछ रूल्स नोटिफाई किए हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 से बिलोंग करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी एक्ट पास होता है संसद के द्वारा, जिसमें लोकसभा उसको पास करता है, राज्यसभा उसको पास करता है और अंततः उस पर जो राष्ट्रपति हैं उनकी मोहर लगती है, उसके बाद कोई भी बिल कानून बनता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो एक्ट या वो कानून तभी क्रियान्वयन में आएगा, एग्जीक्यूशन में आएगा, जब उस पर जो संबंधित मंत्रालय है, यानी कि रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है, वो अपने रूल्स नोटिफाई करेगी। जब तक रूल्स नोटिफाई नहीं होंगे तब तक वो एक्ट कार्यान्वयन में, एग्जीक्यूशन में नहीं आ पाएगा। तो इस एक्ट को पास किया गया था मार्च में पार्लियामेंट के द्वारा। देखिए, मार्च में पास कर दिया गया है,
लेकिन MHA के द्वारा रूल्स क्योंकि सितंबर में जारी किए गए हैं, तो ये एक्ट का जो प्रावधान है, इस एक्ट को जो लागू करा जाना है वो भी सितंबर 19 के बाद से किया गया है। Until rules are notified, an act cannot be implemented or come into force। देखिए सिंपल सी बातें लिखी हुई है, जब तक रूल्स नोटिफाई नहीं किए जाएंगे, जब तक रूल्स नोटिफाई नहीं होंगे, तब तक जो एक्ट है ना तो वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता और ना ही वो फोर्स में आएगा। द लेजिस्लेशन वुड एनेबल पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। अब देखिए ये जो कानून बना है, लेजिस्लेशन लाया है, विधेयक पास हुआ है, इससे क्या हुआ है, इससे जो पुलिस है और जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि IB है या रॉ है, रॉ तो नहीं हो गया, IB है, CBI हो गई, ED हो गई, NIA है, ये जितनी भी सेंट्रल इंटेलिजेंस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ये अब चीज़ें कलेक्ट कर सकती हैं, अपने यहाँ पे संगठित कर सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं और एनालाइज कर सकती हैं क्या क्या चीज़ें, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल जो हैं लोगों के, साथ साथ इसमें रेटिना स्कैन ले सकते हैं, वो आइरिस का स्कैन ले सकते हैं जिन पर्सनस को अरेस्ट किया जाता है। तो व्हाट इज़ द लेजिस्लेशन अबाउट, अगर हम देखें, एक्ट सीक्स टू रिपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। ये जो एक्ट मार्च में पास किया गया था, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, इसने 1920 में जो प्रिजनर्स एक्ट था उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है इसके द्वारा, क्योंकि वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है, 102 साल करीब करीब उसको हो चुके हैं और वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, यानी कि अब इतना रेलेवेंट नहीं रहा आज के परिदृश्य को देखते हुए। तो इसलिए नया बिल्कुल एक्ट लेकर आया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, और जिसके वजह से प्रिजनर्स एक्ट 1920 जो था उसको ख़त्म या खारिज उसको कर दिया गया है। द ओल्ड एक्ट स्कोप वॉज लिमिटेड टू कैप्चरिंग ऑफ फिंगर इम्प्रेशन। देखिए जो ओल्ड एक्ट है उसका स्कोप कहाँ तक लिमिटेड है, कि आप फिंगर इम्प्रेशन ले लें, यानी कि अगर हम उंगलियों के निशान लेना चाहते हैं। ये जो 1920 वाले एक्ट था उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि आप उंगलियों के निशान ले सकते थे, फुटप्रिंट ले सकते थे या फोटोग्राफ ले सकते थे उस पर्सन की, एंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ अरेस्टेड एंड नॉन कन्विक्टेड पर्सनस की मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे आप ये काम कर सकते थे। बेसिकली बात है जब 1920 का एक्ट है तो आप मान सकते हैं कि 1920 में रॉलेट एक्ट भी आया था 1919 में, और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था। यानी कि आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार उस टाइम पे थी, तो अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों के दमन के लिए उस टाइम पे कानून बनाया था। अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एज पर द रूल्स, मेजरमेंट्स जैसे कि फिंगर इम्प्रेशन, पाम प्रिंट यानी पूरे हथेली का प्रिंट हो गया, फुट प्रिंट हो गया, फोटोग्राफ है, आइरिस, रेटिना स्कैन जो आंखों का स्कैन होता है, यानी कि फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल और उनके एनालिसिस जो हैं, फिर बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि सिग्नेचर कैसा करता है, हैंड राइटिंग कैसी है या एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें जो हैं अब इसको CRPC 1973 के तहत करते हुए इसमें डाल दिए गए हैं। तो दो इट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड, एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स कुड ऑल्सो इंक्लूड DNA प्रोफाइलिंग। अब ये स्पेसिफिकली इस एक्ट में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल सैंपल की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल सैंपल के अंदर DNA प्रोफाइलिंग भी हो जाती है, यानी कि DNA स्कैन, DNA टेस्ट भी हो जाता है। तो अगर अब प्रिजनर्स का, क्योंकि बहुत ही वेग वर्ड करके बायोलॉजिकल सैंपल लिख दिए गए हैं, तो बायोलॉजिकल सैंपल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो एक्ट में कहीं पे भी ये खुलकर नहीं लिखा गया कि DNA करा जाएगा नहीं किया जाएगा। लेकिन जब बायोलॉजिकल सैंपल लिखा गया है तो हम एक बार को मान सकते हैं कि हो सकता है कि सरकार किसी केस में DNA टेस्ट भी इस एक्ट के तहत करवा ले। अब बात ये आती है कि सारा डेटा जो भी इकट्ठा होगा इसको रखेगा कौन, यानी कि कौन इसका रिपोजिटरी होगा जिसके पास ये सारा डेटा रहेगा। तो जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, वो सारे डेटा को रखेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो MHA के अंदर आता है विल बी द वन स्टॉप एजेंसी फॉर स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग द डेटा ऑफ अरेस्टेड पर्सनस। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी डेटा को स्टोर करती है, लेकिन वो सारा का सारा डेटा जो है कंपैटिबल फॉर्म में NCRB को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि सारा डेटा एक ही के पास रहे। द रूल्स स्टेट दैट द NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो कि गृह मंत्रालय के अंडर आता है, विल इशू SOP, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो जारी करेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स। ये मेजरमेंट जो आपको लेनी है, मेजरमेंट का मतलब है जो अलग अलग आपको मापदंड नापने हैं किसी कैदी के, उनको आप किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स आएंगे, SOP आई जाएगी, गाइडलाइन आएगी, विच वुड इंक्लूड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इक्विपमेंट, जो आपको इक्विपमेंट चाहिए वो कैसे होने चाहिए, और डिवाइसेस टू बी यूज्ड, स्पेसिफिकेशंस एंड द डिजिटल एंड फिजिकल फॉर्मेट ऑफ द मेजरमेंट्स। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि 1 अक्टूबर से नया अकाउंटिंग सिस्टम जो है, अकाउंट सेटलमेंट सिस्टम जो है उसको लागू किया गया है। 1 अक्टूबर से जो नया अकाउंट सेटलमेंट सिस्टम है स्टॉक ब्रोकिंग के लिए, स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए उसको स्टार्ट किया गया है सेबी की गाइडलाइंस के अंडर। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या है अगर हम देखें तो सेबी ये कहता है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स होंगे, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे काम करने के लिए बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं जिससे कि हम चीज़ों को सेटल कर सकें, दैट इज़ ट्रांसफ़र द अवेलेबल क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए, अब सेटलमेंट करने का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, जो ब्रोकिंग अमाउंट है, डीमेट अकाउंट जिसमें है, जिसको क्रेडिट बैलेंस कहा जा रहा है डीमेट अकाउंट में, तो उसको मैं अगर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो उसको मैं ईजिली कर पाऊँ। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अनयूटिलाइज्ड फंड्स बैक इनटू द बैंक अकाउंट इज कॉल्ड रनिंग अकाउंट सेटलमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मुझे पैसा जो अनयूटिलाइज्ड फंड है, यानी कि जिसको मैं यूज़ नहीं कर पाया, उसको मुझे पैसे को वापस अपने बैंक में भेजना हो तो उसको हम बोलते हैं रनिंग अकाउंट सेटलमेंट या क्वार्टरली सेटलमेंट ऑफ फंड्स। क्वार्टरली का मतलब ये हुआ कि हर 3 महीने पे इसको किया जाता है। फंड्स आर ट्रांसफर्ड बैक टू द प्राइमरी बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर दैट इज लिंक्ड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। द फंड्स आर ट्रांसफर्ड बैक टू द प्राइमरी बैंक अकाउंट। जो फंड्स हैं वो आपके, जो आपका प्राथमिक प्राइमरी बैंक अकाउंट है वहाँ पे वापस भेज दिया जाएगा ऑफ द कस्टमर दैट इज लिंक्ड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। एज पर दी ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है, यहाँ पे डीमेट अकाउंट जो होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। एज पर दी गाइडलाइंस सेटलमेंट ऑफ रनिंग अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट फंड्स विल बी डन बाय द ट्रेडिंग मेंबर्स। तो ट्रेडिंग मेंबर्स के थ्रू वो सेटलमेंट हो पाता है आफ्टर कंसिडरिंग द एंड ऑफ द डे ऑब्लिगेशन ऑफ फंड्स। इन केसेज वेयर द क्लाइंट हैज़ ऑप्टेड फॉर अ मंथली सेटलमेंट प्रोसेस, जहाँ पे मान लेते हैं अभी हम क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, किसी क्लाइंट ने अगर मंथली की बात की है तो वहाँ पे मंथली भी हो जाएगा। देन द रनिंग अकाउंट शैल बी सेटल्ड ऑन दी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। तो हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को, हर महीने की होता है, क्योंकि सैटरडे संडे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बंद रहता है। नेक्स्ट आता है व्हाट बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी गोइंग इनटू डेफिसिट मोड मीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से न्यूज़ है, प्योर इकोनॉमिक्स बैंकिंग सेक्टर से न्यूज़ है कि बैंकिंग सिस्टम में, यानी कि बैंकिंग प्रणाली के अंदर जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, यानी कि कितना पैसा बैंक में घूम रहा है उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर वो डेफिसिट मोड में जाने लगे तो उसका क्या मतलब होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही गहराई और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप उसको जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। यूपीएससी हो या पीसीएस हो, खासकर यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से सवाल जरूर पूछ सकता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मई 2019 द बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी सिचुएशन टर्न्ड इनटू अ डेफिसिट मोड। तो अगर हम देखें तो मई 2019 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो, बैंकिंग सिस्टम की जो लिक्विडिटी सिचुएशन है वो डेफिसिट मोड में जाने शुरू हो गई है, यानी कि वो कम होती जा रही है ऑफ ₹21,873.4 करोड़ रुपीज़, कि 21,873 करोड़ रुपए कम होता जा रहा है 20 सितंबर 2022 तक अगर हम देखें। बाय कंपैरिजन लिक्विडिटी सरप्लस जो था वो पहले 8 लाख करोड़ हुआ करता था नवंबर 2021 में, और अब हम कम होकर 21,873 करोड़ रुपए रह गए हैं। एज द आरबीआई वॉज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी सपोर्ट टू द इकोनॉमी, क्योंकि आरबीआई जो है इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, देश की सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से उसके पास पैसा कम हो गया है। तो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी का क्या मतलब है अगर हम देखें तो लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम रेफर्स टू रेडीली अवेलेबल कैश। अब देखिए सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपके हाथ में कितना पैसा है। जितना आपके हाथ में पैसा होगा, नोट होंगे, आप ये मान के चलें कि नोट होंगे, कागज़ के जो नोट बनते हैं, अगर आपके हाथ में नोट हैं तो वो सबसे ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल है, यानी कि आपको अगर कुछ चीज़ खरीदनी है तो आप आसानी से 100 का नोट, 500 का नोट दे सकते हैं और चीज़ें खरीद सकते हैं। हो सकता है कि आजकल गूगल पे हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यूपीआई बेस्ड सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, कार्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो फिर भी एक बार को हो सकता है कि गूगल पे ना चले, फ़ोन पे ना चले किसी टाइम पे, लेकिन अगर आपके हाथ में कैश है तो वो हमेशा हमेशा चलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बशर्ते ये चीज़ है कि अगर आप 2 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं और आप वहाँ पे 2000 का नोट दे रहे हैं तो हो सकता है कि सामने वाला मना कर दे कि भाई मैं 1998 रुपये वापस कैसे दूंगा आपको। ऑन अ गिवन डे इफ़ द बैंकिंग सिस्टम इज़ अ नेट बोरोअर फ्रॉम द आरबीआई, मान के चलिए किसी दिन पे अगर बैंकिंग सिस्टम, यानी कोई बैंक है, मान लेते पीएनबी बैंक की बात करें, एसबीआई बैंक की बात करें, अगर कोई बैंक जो है वो बोरोअर हो गया आरबीआई से, यानी कि आरबीआई से उसने पैसा उधार ले लिया अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ के अंडर, द सिस्टम लिक्विडिटी कैन बी सेट टू बी इन डेफिसिट। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर तरलता, यानी कि जो लिक्विडिटी है उस बैंक की, वो डेफिसिट हो गई है, क्योंकि अल्टीमेटली उसके पास पैसा था ही नहीं इतना जितना लोगों के से डिमांड आ गई उसके पास।
मान लेते हैं अगर बहुत सारे लोग एक दिन बैंक में पहुंच जाएं सब अपने अपने पैसे निकलवाने के लिए, तो क्या होगा, बैंक रन जैसी सिचुएशन आ जाएगी, यानी बैंक के पास पैसा ही नहीं बचेगा। एंड इफ द बैंकिंग सिस्टम इज अ नेट लेंडर टू द आरबीआई, द सिस्टम लिक्विडिटी कैन बी सेड टू बी इन सरप्लस। और मान के चलिए अगर किस दिन बैंक जो है वो आरबीआई को लेंड कर दे, आरबीआई को पैसा देते, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि बैंक के पास पैसा कितना है, बैंक के पास पैसा सरप्लस अमाउंट में है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेफर्स टू द आरबीआई ऑपरेशंस थ्रू विच इट इंजेक्ट्स और एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी इनटू और फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, देखिए एलएएफ का मतलब ही यही है, लिक्विडिटी यानी कि पैसे का एडजस्टमेंट करने की एक फैसिलिटी है, जिसके तहत आरबीआई इकोनॉमी में, मार्केट में पैसा कितना है उसको डाल भी सकता है, अगर कम है तो और डाल देगा, ज़्यादा है तो उसको वापस निकाल लेगा, जिससे क्या हेल्प होगी कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति दर है। अब नेक्स्ट आता है कि हाउ कैन अ टाइट लिक्विडिटी कंडीशन इम्पैक्ट कंज्यूमर्स, यानी कि अगर मान लेते हैं बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी कंडीशन बहुत टाइट हो, पैसे की कमी बहुत ज़्यादा हो, तो कंज्यूमर्स किस तरह से इम्पैक्ट होते हैं। अ टाइट लिक्विडिटी कंडीशन कुड लीड टू अ राइज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो अगर लिक्विडिटी कंडीशन थोड़ी टाइट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के यील्ड में, उपज में क्या होगा, राइज हो जाएगा। एंड सब्सिक्वेंटली लेड टू अ राइज इन इंटरेस्ट रेट्स फॉर कंज्यूमर्स, उसके वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएंगे। 10 साल का जो गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड है वो 7% बढ़ गई है, या 7.23% तक बढ़ गई है ऑन सितंबर 21, पहले 7.18% हुआ करती थी। बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ से जैसे ही हम हटते हैं तो हमारे पास जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है साइंस एंड टेक की न्यूज़। कार्बन डेटिंग बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है आज के टाइम पे, कार्बन डेटिंग चल रहा है, तो बात करते हैं कार्बन डेटिंग क्या है और ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है। तो कार्बन डेटिंग एक वाइडली यूज्ड मेथड है जिससे कि हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्योंकि ये कार्बन डेटिंग का इशू इसलिए न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि ज्ञानवापी मॉस्क के ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। ये जो ज्ञानवापी की मस्जिद है उसकी हमें कार्बन डेटिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, तो उसके ऊपर काफ़ी इशू उठ रहा है। तो कार्बन डेटिंग का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले लिविंग रही हो, यानी जिसमें कभी ऑर्गेनिक मटेरियल रहा हो, यानी कि जिसमें कभी कार्बन रहा हो, तो उसकी लाइफ को पता करने में यह हमें मददगार साबित हो सकता है। लिविंग थिंग्स हैव कार्बन इन देम इन वेरियस फॉर्म्स, तो जो जीवित वस्तुएं हुआ करती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों, इंसान हो, तो उनमें अपने आप में कार्बन होता है अलग अलग फॉर्म्स में, जो हमारी कार्बन डेटिंग के हेल्प से मदद कर सकता है उसकी उम्र बताने में। द डेटिंग मेथड मेक्स यूज़ ऑफ द फैक्ट दैट अब देखिए डेटिंग मेथड क्यों आया, ये इस फैक्ट के बेसिस पे आया कि एक पर्टिकुलर आइसोटोप जो है कार्बन का, जिसको हम C14 बोलते हैं, जिसका एटॉमिक मास 14 है, वो अपने आप में एक रेडियो एक्टिव है एंड डिकेज एट अ रेट दैट इज़ वेल नोन। और ये एक जो इंसान पता लगा चुका है इस रेट पर डिके होता है, यानी कि धीरे धीरे टूटता है। मान लेते हैं कि वो 5700 साल में टूटता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च हो रखा है। तो उस हिसाब से अगर वो पूरा का पूरा खर्च हो चुका है तो मानेंगे कि वो 5700 साल की जो उसकी ज़िंदगी थी वो पूरी जी चुका है। और अगर वो आधा ख़त्म हुआ है तो उसी के हिसाब से हम निकाल देंगे कि 5700 का आधा कर देंगे तो कुछ और साल बचा होगा, या 2850 साल बचा हुआ होगा। तो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप जो होता है कार्बन का एटमॉस्फेयर में वो C12 होता है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इज ऑल्सो प्रेजेंट। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में C14 थोड़ी सी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। द रेशियो ऑफ कार्बन 12 टू कार्बन 14 इन द एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट स्टैटिक एंड इज नोन। अब C12 का C14 के साथ वातावरण में, वायुमंडल में अगर हम उसका रेशो देखें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्टैटिक रहता है, और लगभग वो पता भी है। प्लांट्स गेट देयर कार्बन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को कार्बन कहाँ से मिलता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू मिलता है। वाइल एनिमल्स गेट इट मेनली थ्रू फूड, और जानवरों को यानी कि इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसानों को भी कैसे मिलता है, खाने के द्वारा मिलता है। क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स कार्बन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, दे टू एक्वायर कार्बन 12 एंड कार्बन 14 आइसोटोप्स इन रफली द सेम प्रोपोर्शन एज इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। मान लेते हैं हम लोग सांस ले रहे हैं या पौधे सांस ले रहे हैं, तो पौधे सीधे कार्बन कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। इंसान भी उनके द्वारा ही एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है
कि जब हम सांस लेते हैं या कुछ भी क्रिया कर रहे हैं जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर कार्बन जा रहा है, तो चाहे वो C12 हो चाहे वो C14 हो, वो उसी प्रोपोर्शन में, उसी मात्रा में, उसी मात्रक में बॉडी के अंदर जाएगा जिस मात्रक में वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा। बट व्हेन दे डाई द इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर स्टॉप्स। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेकिन जब वो जीव जंतु या जब वो पेड़ पौधा मरता है, ख़त्म होता है, तब उसका एटमॉस्फेयर से जो इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। देयर इज़ नो फर्दर इनटेक ऑफ कार्बन। अब कार्बन का इनटेक नहीं हो रहा है, यानी कि जब कार्बन का इनटेक नहीं हो रहा, कार्बन अंदर नहीं जा रहा, तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट कार्बन है वो ख़त्म होगा। एंड नो आउट गो आइदर, बिकॉज मेटाबॉलिज्म ही रुक जाता है। तो ना तो कार्बन आ रहा है ना कार्बन जा रहा है। नाउ कार्बन 12 इज स्टेबल। अब देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन 12 और कार्बन 14 बॉडी में आ रहे हैं। अब हमें ये पता चल गया कि अगर कोई एनिमल या कोई प्लांट ख़त्म हो गया है तो अब ना तो कार्बन आएगा ना कार्बन जाएगा। लेकिन रिसर्चर्स के थ्रू ये पता चला है कि कार्बन 12 की मात्रा तो स्टेबल रहती है, लेकिन कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है और वो ख़त्म होने लगता है। तो कार्बन 14 रिड्यूसेस टू 1/2 ऑफ इट सेल्फ इन अबाउट 5730 ईयर्स, यानी कि 5730 सालों में वो अपना आधा रह जाता है। मान लेते हैं कुछ इस तरह से मान के चलिए कि कल को आज मेरे पास कोई चीज़ 1 किलो है और वो रखी रहे तो 5730 साल बाद जाकर वो चीज़ अपने आप आधा किलो रह जाएगी। कुछ इस तरह समझ सकते हैं आप कि वो आधा किलो क्यों रह गई, क्योंकि आधे जो थी उसकी मात्रा वो इतने सालों में रखे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म ही हो गया, अपने आप ख़त्म हो गया इतने सालों में रखे, चाहे किसी ने यूज़ करा हो चाहे ना करा हो। इसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं कि ये उस कार्बन की क्या है, हाफ लाइफ है। सो आफ्टर अ प्लांट और एनिमल डाइज, रेशो जो है कार्बन 12 का और कार्बन 14 का अब वो चेंज होने लगेगा। पहले कार्बन 12 कार्बन 14 का जो रेशो था वो सेम था, क्योंकि वो सेम इसलिए रहता था, स्टैटिक इसलिए रहता था क्योंकि जब तक वो जीवित था, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट है। लेकिन जैसे कोई जीव मरता है तो अब उसकी बॉडी के अंदर कार्बन 12 तो सेम रहेगा, लेकिन कार्बन 14 कम होने लगेगा, तो रेशो भी चेंज होने लगेगा। दिस चेंज कैन बी मेजर्ड। अब इस चेंज को हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और इससे हम उस ऑर्गेनिज्म की, उस जीव की मृत्यु कितने समय पहले हुई थी ये बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए, ये तो रही बात जीवित वस्तुओं की, क्योंकि जीवित वस्तुओं के अंदर कार्बन होता है। तो क्या ये सेम चीज़ें निर्जीव वस्तुओं में भी लागू होती है क्या, नॉन लिविंग थिंग्स पे, जिसमें कार्बन बहुत कम होता है या नहीं होता है, और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। तो दो एक्सट्रीमली इफेक्टिव, अपने आप में इफेक्टिव तो है ये तकनीक जो है कार्बन डेटिंग की, लेकिन कार्बन डेटिंग कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल सर्कमस्टेंसेज। लेकिन सभी सर्कमस्टेंसेज में इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइंस हैं, यूपीएससी या पीसीएस डायरेक्ट यहाँ से सवाल उठाता है। स्पेसिफिकली इट कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि पत्थर, चट्टानों के, है ना। तो अगर आप समझने की बात कीजिए, यहाँ पे समझिए कि उनका कहना ये है कि रॉक्स की, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में पता करना कार्बन डेटिंग के माध्यम से बहुत मुश्किल है। यानी शिवलिंग की बात करना चाह रहे हैं, मान लेते हैं अगर हम मंदिर की बात करें, ज्ञानवापी की मंदिर की बात करें, मान लेते हैं वहाँ पे शिवलिंग है, तो उसकी लाइफ हम कैसे पता लगाएंगे। ऑल्सो द एज ऑफ थिंग्स दैट आर मोर देन 40 to 50,000 ईयर्स कैन नॉट बी अराइव्ड एट थ्रू कार्बन डेटिंग। अब इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मान लेते हैं अगर किसी वस्तु की जो जीवन है वो मान लेते 40,000 50,000 साल पुराना हो, तो इतना पुराना भी हम कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता नहीं लगा सकते। दिस इज बिकॉज आफ्टर 8 to 10 साइकिल्स ऑफ हाफ लाइफ हैव बीन क्रॉस। लेकिन मान के चलिए 40-50,000 साल तक क्या होगा, तब तक 8 से लेकर 10 साइकिल हो जाएंगी हाफ साइकिल्स की। द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 बिकम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और जो कार्बन 14 की जो मात्रा होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो बिल्कुल पहचानने योग्य बचेगा ही नहीं। कुछ और तरीके भी हैं जिससे कि हम इन एनिमेट थिंग्स की, यानी कि जो कि जीवित वस्तुएं नहीं हैं, उनकी लाइफ पता कर सकते हैं। बट कार्बन डेटिंग कैन ऑल्सो बी यूज इन इनडायरेक्ट वे। लेकिन कार्बन डेटिंग हम इनडायरेक्ट वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, यानी कि कुछ अलग अलग परिस्थितियों में। क्या परिस्थितियाँ देखते हैं, मान के चलिए आइस की हम बात करें, फॉर एग्जांपल द एज ऑफ द आइस कोर्स इन ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स में आइस के जो कोर हैं, यानी कि बिल्कुल अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पे अगर हम बात करें, पोलर रीजन्स की अगर हम बात करें, इज डिटरमाइंड यूजिंग कार्बन डेटिंग। तो वहाँ पे उनकी एज के बारे में कैसे पता लगाते हैं, कार्बन डेटिंग के माध्यम से। और स्टडिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, या वहाँ पे जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टडी करते हैं। द ट्रैप्ड मॉलिक्यूल्स हैव नो इंटरेक्शन विद द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। जो ट्रैप्ड मॉलिक्यूल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल्स को हम ट्रैप करेंगे, उनका बाहर के वातावरण से, एटमॉस्फेयर से कोई भी
इंटरेक्शन नहीं रहेगा। हाउ लॉन्ग अ रॉक हैज़ बीन एट अ पर्टिकुलर प्लेस कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड यूजिंग सिमिलर इनडायरेक्ट मेथड्स। तो कुछ और तरीके हैं, उन्हीं माध्यमों से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई पत्थर अगर किस जगह पर रखा है तो वो कितने समय से रखा है। इफ़ देर आर ऑर्गेनिक मटीरियल्स, डेड प्लांट्स और इंसेक्ट्स ट्रैप्ड बीनीथ द रॉक, they can give an indication of what that rock or any other thing had reached that place. नेक्स्ट आता है फ्लेक्सी फ्यूल टेक्नोलॉजी। अब देखिए फ्यूल की यानी कार के लिए बात कर रहे हैं, कार है, टू व्हीलर्स हैं, कि उनके अंदर फ्लेक्सी फ्यूल टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। एक फ्लेक्स फ्यूल का मतलब हो गया फ्लेक्सिबल फ्यूल, यानी कि जिसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन जो है, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब हुआ कि जिसमें पेट्रोल या तेल जलता है, बट अनलाइक अ रेगुलर पेट्रोल और डीजल व्हीकल। अब देखिए सिंपल सी बात है, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी का जो व्हीकल है उसके अंदर जो इंटरनल कंबशन इंजन तो होगा ही, यानी कि पेट्रोल डीजल से चलने वाला जो इंजन है वो तो होगा ही, बट अनलाइक अ रेगुलर पेट्रोल और डीजल व्हीकल दिस कैन रन ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल। लेकिन यानी कि ये एक से ज़्यादा तरह के फ्यूल पे चल सकता है या फ्यूल्स के मिक्सचर पे भी ये चल सकता है। द मोस्ट कॉमन वर्जन, अब देखिए जो मोस्ट कॉमन वर्जन हैं वो उसमें क्या हो रहा है कि पेट्रोल का या इथेनॉल का या मिथेनॉल का मिक्सचर चल रहा है, बट दीज इंजन्स आर ऑल्सो इक्विप्ड टू रन ऑन 100% पेट्रोल और इथेनॉल एज वेल। अब मोस्ट कॉमन वर्जन कैसे हैं, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी के जो व्हीकल्स आ रहे हैं, जो आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं, वो या तो पेट्रोल पे चल सकती हैं, डीजल पे चल सकती हैं, या पेट्रोल और इथेनॉल को मिला दें तो भी चल सकती हैं, पेट्रोल मिथेनॉल को मिला दोगे तो भी चल सकती है, और ऐसे भी हो सकता है कि 100% पेट्रोल पे चल जाए, 100% इथेनॉल पे चल जाए। दिस इज़ मेड पॉसिबल बाय इक्विपिंग द इंजन विद अ फ्यूल मिक्स सेंसर। अब देखिए ये कब पॉसिबल हो जाएगा कि अगर हम इंजन को कुछ ऐसा लगा दें कि उसमें जो फ्यूल मिक्स है, जो मिक्स होकर फ्यूल आ रहा है, उसका सेंसर लग जाए एंड एन इंजन कंट्रोल मॉड्यूल प्रोग्रामिंग हो जाए। तो फ्लेक्स फ्यूल की कार किस तरह से काम करती है अगर हम देखें तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैव वन फ्यूल सिस्टम, उसके अंदर एक फ्यूल सिस्टम होता है, एंड मोस्ट कंपोनेंट्स आर द सेम एज दोज फाउंड इन द कन्वेंशनल पेट्रोल ओनली कार। और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में यानी कि एक फ्यूल सिस्टम हुआ और ज़्यादातर कंपोनेंट्स वैसे ही हुए जैसे कि किसी भी पुरानी कन्वेंशनल जो रूढ़िवादी जब तक कारें चल रही हैं उनमें पारंपरिक पेट्रोल ओनली कार जो होती थी, यानी कि जिसमें सिर्फ पेट्रोल डला करता था। कुछ स्पेशल इथेनॉल कंपैटिबल कंपोनेंट्स भी उसमें लगाए जाएंगे जिससे कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की चेंज हो जाए, एंड एनर्जी कंटेंट जो है इथेनॉल का मिथेनॉल का क्योंकि वो अलग होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्यूल तरीके से आ पाए और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम तरीके से काम कर पाए। द ECM इज़ ऑल्सो कैलिब्रेटेड टू अकोमोडेट द हायर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल में क्योंकि हायर ऑक्सीजन कंटेंट चाहिए तो उसको भी अकोमोडेट करा जा सके। 2018 तक अगर हम बात करें तो 21 मिलियन यानी 2.1 करोड़ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल चल रहे हैं यूएस में। ब्राज़ील के अंदर सबसे बड़ा इसका मार्केट है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्राज़ील में सबसे बड़ा मार्केट है। अदर देन एन इथेनॉल कंपैटिबल फ्यूल सिस्टम, एक डिफरेंट पावर ट्रेन का कैलिब्रेशन भी आ रहा है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आर सिमिलर टू देयर कन्वेंशनल पेट्रोल ओनली काउंटर पार्ट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, वो ये है कि हम इथेनॉल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके वजह से पोल्यूशन बहुत कम होगा, क्योंकि पेट्रोल से निकलने वाला जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज रखता है अपने आप में। इथेनॉल को जलाने से जो गैसेज निकलती हैं वो इतनी हानिकारक नहीं होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि अगर एक फ्लेक्स फ्यूल कार देखें तो वो टेक्स अ स्मॉल हिट ऑन फ्यूल एफिशिएंसी। अब देखिए फ्यूल एफिशिएंसी पे ज़रूर दिक्कत आएगी कि पेट्रोल जलाने से फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इथेनॉल जलाने से फ्यूल एफिशिएंसी उतनी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि इथेनॉल उतना सस्ता भी पड़ेगा, लेकिन तो बात वही है। सो वाइल फ्यूल इकोनॉमी इज जनरली लोअर विद इंक्रीज लेवल्स ऑफ इथेनॉल, ऑन द फ्लिप साइड मैनी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस। मेजर प्रॉब्लम क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग की, इससे ये है कि इसको शुगर केन को बहुत ज़्यादा उगाना पड़ता है इथेनॉल बनाने के लिए, क्योंकि इथेनॉल का बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो शुगर केन है, और शुगर केन को उगाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि पानी की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने उगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से इथेनॉल बनाया जा सके। नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई है 2019-20 की, उसने ये कहा है कि इथेनॉल प्रोड्यूस इन द कंट्री 90% तो शुगर केन से ही बना है। उनका कहना ये है कि जितना भी इथेनॉल बना है पूरे भारत में 90% इथेनॉल कहाँ से बना है, शुगर केन से बना है। प्लस शुगर केन एक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप है स्टेट्स में जैसे कि महाराष्ट्र, यूपी में, एंड देयर इज अ परसीव्ड पॉलिटिकल एंगल टू द इथेनॉल मिथेनॉल ब्लेंडिंग पश। नेक्स्ट आता है कुछ फिल्म्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं। गुजराती फीचर फिल्म है चलो शो, इसको ऑस्कर के लिए अवार्ड दिया जा रहा है।
फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चूज़ किया है किसको? पैन नलिन की एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल गुजराती ड्रामा है चलो शो, और ये जो है इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है 95th अकेडमी अवार्ड्स में। वर्ल्ड कार फ्री डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बेसिस पे कुछ सवाल हैं, सवाल को देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि एक अर्लीस्ट रिकॉर्डेड पीस ट्रीटी है, बहुत पहले इसको पीस ट्रीटी को रिकॉर्ड किया गया था, और ये अपने आप में एकमात्र एंशियंट नियर ईस्टर्न ट्रीटी है जिसके वर्जन्स ऑफ बोथ साइड्स हैव सर्वाइव्ड। दोनों साइड्स के जो वर्जन्स थे, जिन दो पक्षों में ये ट्रीटी साइन हुई थी, दोनों पक्षों के वर्जन अब तक भी सर्वाइव्ड है। एक कॉपी जो है इस ट्रीटी की प्रोमिनेंटली डिस्प्ले की गई है यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में। इस ट्रीटी का नाम क्या है? इसका नाम है इजिप्शियन हिट्टे पीस ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिस फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ लिबर्टी। आज के टाइम पे लिबर्टी का एक सिंबल बन गया है, एंड इज़ हेल्ड इन ग्रेट रेस्पेक्ट बाय ब्रिटिश एंड अमेरिकन लीगल कम्युनिटी। तो ब्रिटिश कम्युनिटी, अमेरिकन कम्युनिटी की अगर हम बात करें, यानी समुदाय की बात करें, तो उन लोगों के बीच में इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। 4 ओरिजिनल चार्टर हुआ करते थे एट द ब्रिटिश लाइब्रेरी। इनको एक दिन के लिए दर्शाया गया 2015 में, क्योंकि इसको 800 साल हो गए हैं। तो ये क्या है? ये 1215 के आसपास, 1215 में एक मैग्ना कार्टा आया था ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर, तो वहाँ उसको 800 साल हो गए थे। नेक्स्ट आता है लुजियाना परचेज वाज द एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ द लुजियाना बाय द यूएस। लुजियाना खरीदा था यूएस ने। 4 decades following the Louisiana purchase was an era of court decisions removing many tribes from their lands east of the Mississippi for resettlement in the new territory. So क्या कहा जाता था? ट्रेल ऑफ टीयर्स कहा जाता था इसको। नेक्स्ट आता है दिस वाज द साइट ऑफ द आर्मिस्टिस बिटवीन द एलाइज एंड जर्मनी। अब देखिए, जो आर्मिस्टिस का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने हथियार, मतलब आप लोग जो है क्या नहीं करेंगे, आप लड़ेंगे नहीं। दोनों अभी वॉर पे तो हैं, दोनों देश अभी वॉर पे हैं, लेकिन लड़ेंगे नहीं, यानी कि हथियार नहीं चलाएंगे, तो उसको आर्मिस्टिस कहा जाता है, युद्ध विराम कहा जाता है। तो एलाइज और जर्मनी के बीच में आर्मिस्टिस की साइट थी, जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर 1 1918 में ख़त्म हुआ। तो वो साइट का नाम क्या था? और एक सेकंड इंपॉर्टेंट इवेंट भी हुआ था जर्मनी में इस साइट से रिलेटेड कुछ साल बाद, वो क्या था? तो बताते हैं कि उसका नाम था फॉरेस्ट ऑफ कॉम्पीन, और द आर्मिस्टिस ऑफ 1940 फिर जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुई इसी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द पीस एग्रीमेंट मे रेफर टू वन ऑफ 3 पीस एग्रीमेंट। तो ये जो पीस एग्रीमेंट है, 3 पीस एग्रीमेंट में से एक है जो इस देश की सरकार ने साइन किया था 2006, 2011, 2020 में, एक कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो ये क्या है? ये है दारफूर पीस एग्रीमेंट। तो दारफूर रीजन है, वहाँ पे शांति बहाल करने के लिए पीस एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, फीडबैक का सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।